नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के कंप्लीट लेक्चर के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस एक्ट के टोटल 13 सेक्शन 13 सेक्शंस को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 13 सेक्शंस हैं जिनको किसी पार्ट में डिवाइड नहीं कर रखा है। इसलिए हमें इस एक्ट को समझने के लिए सारे सेक्शंस एक तरफ से पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, जो बात करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में। यानी कि इस एक्ट का जो नाम है, टाइटल है, वो क्या होगा और ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ तक अप्लाई होता है। तो इस एक्ट का नाम द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 है और ये एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। बात करते हैं सेक्शन 2 की, एक्ट टू बी सप्लीमेंटल टू एक्ट 8 ऑफ 1890। यानी कि सेक्शन 2 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट shall be in addition to and not save as hereinafter expressly provided in derogation of the Guardian and Wards Act 1890। दोस्तों, सेक्शन 2 हमें समझना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं सेक्शन 2 क्या कहना चाहता है। दरअसल गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 जो इस एक्ट से पहले आ चुका था, तो ये बताया जाता है कि ये जो एक्ट है, यानी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप जो एक्ट है, ये उस एक्ट का सप्लीमेंट एक्ट है। अब आपके मन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी। बेसिकली क्या है कि गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन दे रखे हैं गार्जियनशिप से रिलेटेड, पर उसमें अगर कोई डाउट है, कोई गैप है, तो उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए ये कहें जो कुछ एक प्रोविजंस में छूट गए हैं, उन प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया। इसीलिए इस एक्ट को गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट का सप्लीमेंट एक्ट कहा जाता है। यहीं पे हम आपको एक डाउट और क्लियर कर दें कि आखिर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट और हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में अंतर क्या है। तो गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म लॉ है, यानी कि वो सब पर इक्वल एप्लीकेबल होता है। वहीं अगर हम बात करें हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की, तो ये सिर्फ हिंदूज़ पर एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यानी कि ये एक्ट जो है वो किस पर अप्लाई होता है। तो जैसे कि हमने हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट में पढ़ा, ये एक्ट भी इन लोगों पर अप्लाई होता है। यानी कि पहला, हिंदू बाई रिलीजन, जो लोग हिंदू बाई रिलीजन है उन पर ये एक्ट अप्लाई होता है। दूसरा, बौद्धिस्ट, जैन, सिख बाई रिलीजन, यानी कि जो लोग बौद्ध, सिख और जैन है बाई रिलीजन, उन लोगों पे ये एक्ट अप्लाई होता है। और तीसरा है हु इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूज़, यानी कि जो लोग मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी नहीं हैं, उन लोगों पर यह एक्ट अप्लाई होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि हिंदू कौन होते हैं या हिंदू लॉज किन पर अप्लाई होता है, तो उसके लिए हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो इधर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि कि आप समझ सकें कि आखिर हिंदू कौन होता है, कैसे बनता है, क्या एक कन्वर्टेड हिंदू माना जाता है। ऐसे बहुत से सवालों के लिए उस वीडियो को आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। बात करते हैं सेक्शन 4 की, जो बात करता है डेफिनेशंस की। यानी कि इस सेक्शन में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि माइनर, गार्जियन, नेचुरल गार्जियन जैसे वर्ड्स, और इस सेक्शन में उन वर्ड्स को डिफाइन कर रखा है। यानी कि माइनर कौन होगा, गार्जियन कौन होगा, किसको हम गार्जियन मानेंगे, नेचुरल गार्जियन कौन होगा और किसको हम नेचुरल गार्जियन मानेंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो डाल देंगे, तो आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि सेक्शन 5, ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि दोस्तों, इस एक्ट के इफ़ेक्ट क्या होंगे अदर एक्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला कि अगर कोई कस्टम और यूजेस इस एक्ट के कमेंसमेंट होने से पहले इफ़ेक्ट में था या फोर्स में था, तो जहाँ तक इस एक्ट के प्रोविजंस होंगे वो कस्टम और यूजेज जो है अपना इफ़ेक्ट खो देंगे।
वहीं बात करें दूसरे प्रोविज़न की, तो अगर कोई लॉ, कोई भी एक्ट इस एक्ट के इन्फोर्समेंट कमेंसमेंट होने से पहले फोर्स में थे और अगर उस लॉ के साथ इस लॉ की कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है, विरोधाभास होता है, कन्फ्लिक्शन होता है, तो वो एक्ट अपना इफेक्ट खो देगा। यानी कि दोस्तों अगर हम इसे सीधे शब्दों में समझें तो इस एक्ट से पहले अगर कोई कस्टम और यूजेस था तो उस कस्टम और यूजेस के ऊपर इस लॉ का इफेक्ट होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल होगा। और इस लॉ से पहले, इस एक्ट से पहले अगर कोई ऐसा एक्ट बनाया गया था और उसके कुछ प्रोविजंस में, इसके कुछ प्रोविजंस में इनकन्सिस्टेंसी आती है, तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा, वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, यानी कि सेक्शन 6 की तरफ। नेचुरल गार्जियन ऑफ ए हिंदू माइनर, यानी कि हिंदू माइनर के लिए नेचुरल गार्जियन कौन होगा वो बताया गया सेक्शन 6 के अंदर। तो दोस्तों नेचुरल गार्जियन किसी भी हिंदू माइनर का वह व्यक्ति होगा जो उस माइनर की बॉडी और प्रॉपर्टी की देख रेख करता है। दोस्तों इस सेक्शन को हम समझेंगे 3 पॉइंट में। अगर कोई माइनर लड़का है या अनमैरिड लड़की है तो उसकी जो गार्जियनशिप होगी वो पहले फादर को होगी और उसके बाद में फिर वो मदर की होगी। और अगर जो माइनर है उसकी उम्र 5 साल से कम है तो उसकी जो कस्टडी होगी वो माँ की होगी, यानी कि मदर की होगी। वहीं अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इलेजिटिमेट लड़का हो या इलेजिटिमेट अनमैरिड लड़की हो। दोस्तों इलेजिटिमेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि नाजायज़ लड़का या फिर अनमैरिड लड़की है माइनर, तो उसकी जो गार्जियनशिप होगी, वो कस्टडी जो होगी वो होगी मदर की। थर्ड पॉइंट कहता है इन द केस ऑफ ए मैरिड गर्ल द हस्बैंड, यानी कि मैरिड गर्ल के केस में जो कस्टडी होगी, जो गार्जियन जो माना जाएगा वो हस्बैंड को माना जाएगा। तो ये था सेक्शन 6 कि नेचुरल गार्जियन किसको माना जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 7 की, नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन, यानी कि अगर अडॉप्टेड सन है तो उसकी गार्जियनशिप, नेचुरल गार्जियनशिप जो होगी वो किसको दी जाएगी, उसका गार्जियन जो है वो किसको माना जाएगा। तो दोस्तों अडॉप्टेड सन के केस में जो पहले गार्जियनशिप आएगी वो अडॉप्टिव फादर के पास में आएगी और उसके बाद में अडॉप्टिव मदर के पास में आएगी। बात करते हैं सेक्शन 8 की, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन, यानी कि नेचुरल गार्जियंस की पावर क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों इस सेक्शन में बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, 4-5, पर हमें सिर्फ 2 पॉइंट पर फोकस करना है। पहला ये कि जो नेचुरल गार्जियन होगा उसकी मेन पावर है कि वो माइनर की बेनिफिट के लिए नेसेसरी, रीजनेबल और प्रॉपर एक्ट यानी कि कार्य करेगा, और साथ ही साथ माइनर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रीजनेबल एक्ट होगा वो करेगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो नेचुरल गार्जियन बिना कोर्ट की परमिशन से जो माइनर की प्रॉपर्टी है ना तो उसका मॉर्टगेज करेगा, ना चार्ज पे देगा, ना ट्रांसफ़र करेगा, सेल करेगा, गिफ्ट करेगा, एक्सचेंज करेगा, ना ही लीज पे देगा। ये 2 पावर जो सेक्शन 8 में बताई गई है नेचुरल गार्जियन की। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की, यानी कि टेस्टामेंट्री गार्जियन एंड देयर पावर्स। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन सा होता है, यानी कि वो गार्जियन जिनको विल द्वारा किसी माइनर की गार्जियनशिप सौंपी जाती है, और वो विल जो होती है वो नेचुरल गार्जियन द्वारा की जाती है। तो इस सेक्शन में हम समझेंगे कि टेस्टामेंट्री गार्जियन कौन होते हैं और उनकी पावर्स क्या क्या होती हैं। तो इस सेक्शन में हमें कुछ एक पॉइंट देखने हैं। तो पहले पॉइंट में बता रखा है कि जो फादर है वो किसी माइनर के नेचुरल गार्जियन होने की वजह से उसकी गार्जियनशिप किसी भी अदर पर्सन को थ्रू विल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसको टेस्टामेंट्री गार्जियन माना जाएगा। इसी में अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये बताता है कि हिंदू विडो जो है वो बीइंग ए नेचुरल गार्जियन किसी अदर पर्सन को थ्रू विल माइनर की नेचुरल गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। तो दोस्तों अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पीछे हमने पढ़ा था कि इलेजिटिमेट माइनर की जो नेचुरल गार्जियन होगी वो मदर होगी। तो इसमें बताया गया कि बीइंग अ नेचुरल गार्जियन ऑफ इलेजिटिमेट माइनर, जो मदर है वो इंटाइटल होती है किसी अदर पर्सन को थ्रू विल उस माइनर की टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करने के लिए। अब आती है बात टेस्टामेंट्री गार्जियन की पावर्स की। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है उसको गार्जियनशिप मिल जाएगी उस माइनर की, तो उसके पास में नेचुरल गार्जियन वाले सारे राइट्स आ जाएंगे। और नेचुरल गार्जियन के राइट क्या क्या थे वो हमने पढ़ा सेक्शन 8 में।
तो उन राइट्स को हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 10, इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि दोस्तों इस सेक्शन में बता रखा है कि एक माइनर इनकॉम्पिटेंट होता है किसी अदर माइनर की गार्जियनशिप लेने के लिए, यानी कि वो किसी अदर माइनर का गार्जियन नहीं बन सकता। अब चलते हैं सेक्शन 11, डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विद माइनर्स प्रॉपर्टी। पहले समझते हैं हम डिफैक्टो गार्जियन आखिर कहते किसे हैं, यानी कि डिफैक्टो गार्जियन आखिर होते कौन है। तो दोस्तों वह पर्सन जो किसी पर्टिकुलर एक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाय हिज ऑन इंटरेस्ट, यानी कि अपने इंटरेस्ट से माइनर का गार्जियन बनता है, उसको हम डिफैक्टो गार्जियन कहते हैं। तो दोस्तों सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो डिफैक्टो गार्जियन है वो माइनर की प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकता, यानी कि वो माइनर की प्रॉपर्टी ना तो डिस्पोज कर सकता, ना ट्रांसफ़र कर सकता, ना मॉर्टगेज, ना लीज, कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं सेक्शन 12, गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। दोस्तों इसे समझते हैं कि अगर किसी माइनर का अनडिवाइडेड इंटरेस्ट हिंदू जॉइंट फैमिली में है तो उसके लिए किसी भी गार्जियन को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें इसके प्रोवाइजो की, तो इसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट के द्वारा किसी माइनर के लिए जॉइंट फैमिली में उसके अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए गार्जियन को अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की, वेलफेयर ऑफ माइनर टू बी पैरामाउंट कंसिडरेशन। यानी कि दोस्तों अगर कोर्ट द्वारा किसी माइनर के गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए माइनर के इंटरेस्ट में वेलफेयर जमा करना जो है वो मैंडेटरी है। बिना वेलफेयर को जमा करे कोई भी व्यक्ति कोर्ट के द्वारा गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। तो दोस्तों ये थी वीडियो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक हमारी वीडियोस को देखते रहें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज करें, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।